Assalamu alaikum, this is Mazahid. I hope so you all are doing well. लास्ट टाइम हमने बात की थी रिनाइंसेस एज के बारे में, हमने उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। आज हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। हम लेकर चल रहे थे एलिजाबेथन ड्रामा को, हमने उसके भी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी वर्ड्स के बारे में। यूनिवर्सिटी वर्ड्स ये एक ग्रुप था जो कि कुछ ऑथर्स वगैरह पे कंप्राइज था। इसमें 7 ऑथर्स थे, जिसमें क्रिस्टोफर मार्लोव जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट प्ले राइटर था। और ड्रामा हिस्ट्री को अगर देखा जाए रेनेसांस एज की या एलिजाबेथन एज की, तो ये इसके अंदर सेकंड पीरियड काउंट होता है। और इनमें जैसे कि मैंने पहले भी बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि जो क्रिस्टोफर मार्लोव था वो ही वॉज लाइक अ सन, और बाकी जो थे उसके इर्द गिर्द एक यानी शाइनिंग स्टार्स की अहमियत रखते थे। तो इन शाइनिंग स्टार्स में सबसे पहला नाम जो है वो जॉन लिली का आता है। ऑफ कोर्स यूफियस जैसे प्रोज का ऑथर, और जो कि अपने कंपास पे जैसे सैफो एंड फाओ, एंडिमियोन और मिडास जैसे वर्क्स की वजह से जाना जाता है। (1554) से 1606 तक जॉन लिली का पीरियड लास्ट करता है। और इसके जो प्लेस थी उनकी खास बात ये थी कि उनके अंदर मिथोलॉजिकल और पेस्टोरल स्टाइल को लेकर जो है उन्हें स्टाइल को कंटिन्यू किया गया। और ये स्पेशली जो है ऑडियंस वगैरह के लिए एक किस्म के डिजाइन होते थे। इसका जो जॉन लिली का काम था, इट वाज नॉट लाइक मार्लोव के उसने जैसे कि नैरेटिव ड्रामा को लेकर चला, ऐसा नहीं था। इसका जो राइटिंग स्टाइल था वो इसने प्रोस को वर्स के साथ मिलाकर यानी एक इंटरमिंगल्ड स्टाइल को इसने वो अचीव किया और उसी को लेकर चला। और इसकी ख़ास बात भी यही थी कि वर्स बहुत ज़्यादा सिंपल स्टाइल में इस्तेमाल की गई होती थी, लेकिन प्रोस को जो है उसके अंदर थोड़ी सी एग्जेजरेशन का इस्तेमाल किया गया था। और ये यूफिज्म की जो है सबसे बड़ी एक ख़ास बात थी। और जॉन लिली वाज द फर्स्ट वन जिसने यूफिज्म का जो है इस्तेमाल किया और उसको इंट्रोड्यूस करवाया और अपने उस वक्त के जो प्लेस थे उनको इंटरेस्टिंग बनाया। इसके बाद ही जो नेक्स्ट नाम आता है वो जॉर्ज पीले का आता है। इसका जो पीरियड है वो 1558 से 1597 तक लास्ट करता है। और ये भी एक मार्लोव, ग्रीन और नश की तरह जो है एक ख़ास एक रोशन सितारा था। और इसने लिटरेचर को जो है अपनी रोज़गार का ज़रिया बनाया। तो इसने एक एक्टर और राइटर के तौर पर काम किया और चंद प्लेज अपने नाम किए, जिसके अंदर जो है इन प्लेज की स्पेशल बात ये थी कि ये अपने आप में एक खूबसूरती रखते थे। मार्लोव जितना काम तो ये नहीं कर सका, बट हम कह सकते हैं कि इन लोगों में अगर सबसे अच्छा किसी ने काम किया तो ये जॉर्ज पीले था। तो इसका सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट जिस काम ने इसको वो फेम दिया वो था अराइनमेंट ऑफ पेरिस, जो कि 1584 में पब्लिश हुआ। और उसके बाद एक और फेमस वर्क इसका डेविड एंड बाथशेबा, जो कि 1599 में पब्लिश हुआ। जो अराइनमेंट ऑफ पेरिस थी ये क्वीन एलिजाबेथ की प्रेज में लिखी गई थी। और अगेन ये कोर्ट प्ले था। और डेविड और बाथशेबा जो है ये बस कुछ खूबसूरत लाइन्स वगैरह पे मुश्तमिल एक प्ले था। और इसके बाद ही जो है थॉमस किड के बारे में हम बात करेंगे। इसका पीरियड जो है स्टार्ट होता है 1558 से 59 के बारे में। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि अपनी स्पेनिश ट्रेजेडी और हेमलेट के लिए मशहूर थे। और इन्होंने इस वक्त के ड्रामा के अंदर ब्लड और थंडर का एलिमेंट इंट्रोड्यूस करवाया। और ये उस वक्त की एक जो है प्री शेक्सपियरियन ड्रामा जो थी उसके लिए एक अट्रैक्टिव फीचर्स में एक शामिल वो चीज़ थी। और एक और चीज़ ये कि इनकी ये जो स्पेनिश ट्रेजेडी थी इनको काफ़ी सारी दूसरी यूरोपियन लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट वगैरह किया गया। इसके बाद हम रॉबर्ट ग्रीन की बात करेंगे।
रॉबर्ट ग्रीन भी उन्हीं चमकते सितारों में से चंद एक थे, जो कि मार्लोव के गिट थे। इनका जो पीरियड है 1560 से 1592 तक लास्ट करता है, और इनकी ज़िंदगी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अनस्टेबल रही। उस तरह से इन्होंने शोहरत भी पाई, इन्होंने लिटरेचर के ऊपर काम भी किया, बट इनकी डिस्ट्रेस में जो है इनकी ज़िंदगी गुजरी और ये डेप्थ के अंदर जो है ख़त्म हो गए। तो इनके जो उस वक्त के अच्छे और शानदार प्लेस थे उसमें ओर्नेल्डो फ्यूरिसो शामिल था, फ्रायर बैकन एंड फ्रायर बंगे, अल्फोंसिस किंग ऑफ एरागोन एंड जॉर्ज अग्रीन। इनका जो सबसे अहम प्ले था वो फ्रायर बैकन एंड फ्रायर बंगे था। ये उस वक्त का बहुत ज़्यादा एक कॉमिक रिलीफ और इंटरेस्टिंग और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने वाला प्ले था। ये दो फ्रायर्स की कहानी थी, यानी दो आदमी जो कि एक मेड के ऊपर फरिश्ता होते हैं, उनकी लव स्टोरी थी, और कैसे वो उसे हासिल करने के लिए ट्रिक्स वगैरह प्ले करते हैं। तो ये उसके ऊपर एक बड़े ही इंटरेस्टिंग स्टाइल में प्रेजेंटेड स्टोरी थी, तो जिसकी वजह से जो है ग्रीनमैन ने जिसे कह लें कि कॉमिक फैक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया। तो इसके बाद ही हम नेक्स्ट इस एज के सबसे प्रोमिनेंट राइटर क्रिस्टोफर मार्लोव की तरफ बढ़ेंगे। इसका जो पीरियड है 1564 से स्टार्ट होता है और 1593 तक लास्ट करता है। ये मेरा ख्याल से सबसे यंग राइटर थे, जो कि कम वक्त में बहुत ज़्यादा काम करके गए, और मेरा ख्याल से अगर क्रिस्टोफर मार्लोव जैसा इंसान जिंदा रहता तो वो शेक्सपियर से ज़्यादा नाम कमाता। और यही थी, इन्होंने ड्रामेटिक स्टाइल को इतने वो हाइट पे ले गए कि मेरा ख्याल से शेक्सपियर जैसा ही बंदा उसको वो काट सकता था, बल्कि शेक्सपियर के लिए एक ब्रिज का काम दिया क्रिस्टोफर मार्लोव के काम ने। तो इसके अलावा जो लॉज और नैश यूनिवर्सिटी विट्स के ग्रुप में शामिल थे, इन्होंने कुछ ऐसा ज़्यादा काम नहीं किया गया जिसके बारे में हम बात करें। तो हम चलते हैं क्रिस्टोफर मार्लोव की तरफ। 1587 के अंदर इन्होंने अपना फर्स्ट प्ले टम्बरलेन जो है वो क्रिएट किया, और इसके अंदर जो है ब्लैंक वर्स का एक बड़ा ही शानदार इस्तेमाल किया गया, बड़ी स्प्लेंडेडली पेश किया गया इसको। और ये जो है थर्ड एस्पेक्ट को टच करता था, सेंसिटिवनेस टू ब्यूटी को और ह्यूमनिज्म के। इसके अलावा जो है टम्बरलेन जो है इसके बाद द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस जो है एक बहुत ही प्रोमिनेंट और अच्छा प्ले रहा। ये एक बहुत अहम और ज़बरदस्त ट्रेजेडी थी और मिडिवियल टाइम में, एक जिसने रोमांटिक सेटिंग को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया। और ये एक ऐसे स्कॉलर की कहानी है जिसने अपनी सोल को जो है डेविल को जो है वो बेच देता है, सिर्फ अपनी अनलिमिटेड पावर की लस्ट में और एंजॉयमेंट की लस्ट में। इसमें जो है जो 7 सिंस हैं उनका भी जिक्र आता है, और बड़े ही फैसिनेटिंग मैनर में जो है डॉक्टर फॉस्टर्स की कहानी को दिखाया गया है, और रिनाइंस की स्पिरिट भी जो है इसके अंदर जो है वो इस पूरे प्ले में कैद हो जाती है। तो इसके अलावा जो है थर्ड ट्रेजेडी जो है वो जी ऑफ माल्टा लिखी गई, और ये एज सच नहीं थी जैसे कि डॉक्टर फॉस्टर्स ने फेम हासिल किया, ये उस तरह की ट्रेजेडी नहीं साबित हुई। इसका लास्ट प्ले जो था वो एडवर्ड सेकंड था। ये भी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त था, और इसके अंदर फोर्स और अलबत्ता राइमिंग स्कीम जो है वो चीज़ नहीं थी, लेकिन ये है कि इसकी भी अपनी ही ब्यूटी थी। और यहाँ पर हम बात अगर करें मार्लोव की कॉन्ट्रीब्यूशंस की, तो एलिजाबेथन ड्रामा को उसने जो है एक ग्रेट हाइट्स पर लेके गया, और जो ड्रामा के सब्जेक्ट मैटर्स थे उनको हायर लेवल पर लेकर गया। इसने ऐसे हीरोज इंट्रोड्यूस करवाए जो कि पावरफुल थे, जिनकी एक अपनी स्ट्रेंथ थी, जिनकी अपनी आइडेंटिटी थी, जैसे कि डॉक्टर फॉस्टर्स का करैक्टर। एक आज भी अगर कोई डॉक्टर फॉस्टर्स को पढ़ता है तो हमें यानी उसको पढ़ने में मज़ा आता है। तो उसके अलावा ये कि इन्होंने जो है ब्लैंक वर्स की इस्तेमाल को बड़ा ही फ्लेक्सिबल और सफल रखा, और यही वजह थी कि शेक्सपियर जैसे जो है आगे आने वाले शख्स के लिए ये काम जो है बहुत ज़्यादा जो है मज़ेदार भी हो गया होगा,
और लेकिन मार्लोव क्योंकि इतना ज़्यादातर टाइम नहीं रह सके, उसकी एक रीज़न ये भी थी कि इनके ऊपर मतलब ये भी कहा जाता है कि ये स्पाई थे, दस वाई इनको कत्ल कर दिया गया था। और अक्सर तो ये भी कहा जाता है, कुछ इस तरह की भी इंटरप्रिटेशंस हैं कि शेक्सपियर ही मार्लोव था। ये भी कहा जाता है कि शेक्सपियर ने मार्लोव के वर्क को जो है वो आगे लेकर कंटिन्यू चला ये वो। तो खैर क्रिस्टोफर मार्लोव अपनी ही आप में एक यूनिवर्सिटी विट्स के न सिर्फ बल्कि रेनेसांस एज के प्रोमिनेंट ड्रामेटिस्ट में से थे। इसके बाद जो है शेक्सपियर के लिए इन्होंने जो है राह हमवार की और उनको बहुत ज़्यादा जो है जिसे कह लें कि उनके लिए आसानी पैदा करके चले गए। तो शेक्सपियर के बारे में हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। आज हमने बात की यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में, जिसके अंदर क्रिस्टोफर मार्लोव बहुत ही प्रोमिनेंट जो है आर्टिस्ट के तौर पर। इंशाल्लाह ताला कल हम हाजिर होंगे एक न्यू वीडियो के साथ, और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।